तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स भैंस के ऊपर, बफेलो के ऊपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, भैंस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला ही क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया जाता है भैंस के बारे में कि भैया इनका क्या बताओ वैज्ञानिक नाम, क्योंकि पेड़ पौधों के बॉटनिकल नेम होते हैं और जानवरों के वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो पेपर में हमसे भैंस का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कि भैया बताइए भैंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है। यदि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बफेलो का साइंटिफिक नेम, जी बहुत ही शानदार आंसर। जी भैंस का वैज्ञानिक नाम यदि आएगा तो बुबालस बुबैलिस के नाम से आप बता रहे हैं। ओके जी, बहुत बढ़िया। और कोई? जी करेक्ट आंसर दिया गया स्टूडेंट्स आप लोगों के द्वारा। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स? तो सर नाम है इसका बुबालस, ठीक है, बुबालिस। क्या नाम होता है? बुबालस बुबालिस के नाम से इसे जाना जाता है। ये इनका क्या है? बोल सर ये है इनका वैज्ञानिक नाम। किसका? भैंस का वैज्ञानिक नाम है। आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बफेलो। बोले यस, ये तो बन जाएगा भाई यहां से। इसके बाद में स्टूडेंट्स इनका गुणसूत्र पूछा जाता है। गुणसूत्र जिनसे क्या होते हैं, ठीक है, इनके बच्चे होते हैं जी, या तो वो मेल बफेलो होगा या तो फीमेल बफेलो होगी। तो इनके गुणसूत्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर, इनके गुणसूत्र जो इनके अंदर होते हैं वो कितने होते हैं? तो गुणसूत्र हमेशा 2n करके लिखा जाता है, क्योंकि गुणसूत्र की जो जोड़ी होती है वो एक्स और वाई की होती है। तो एक्स और वाई के कारण इसको क्या लिखते हैं, 2n इक्वल टू करके लिखते हैं जी। 2n इक्वल टू 60 बताया जा रहा है जी। अलग अलग आंसर दिए जा रहे हैं, यदि आप लोगों से ये बात रखी गई है जी, तो अलग अलग आंसर है, गलत आंसर दिया जा रहा है भाई। तो स्टूडेंट्स 2n इक्वल टू 48 लिखा जाता है। यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप लोग? 2n इक्वल टू 48 लिखेंगे। दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक होती स्टूडेंट्स हमारी नदिये वाली, एक होती दलदली वाली। तो आपको 2n इक्वल टू 48 भी मिल जाएगा, कई बार आपको 2n इक्वल टू जो है वो 50 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि नदी जो होती है, एक जो होती है वो कहाँ दलदल में रहना पसंद करती है, आपने देखा होगा कीचड़ वगैरह में बैठती है, और एक जो है वो नदी एरिया में आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए 2n इक्वल टू 48 और 2n इक्वल टू 50 आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये वाला किसके लिए है 2n इक्वल टू 48? सर ये वाला जो है ये दलदली वाली के लिए है। दलदली, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैम्प कहते हैं, ये दलदल वाले का है। और ये वाला है नदीये वाले का, कि जो, ठीक है, दलदल में रहना पसंद नहीं करती, ठीक है, रिवर में रहना पसंद करती, तो ये नदीये वाली के लिए है। भैंस जो है वो दो तरीके की देखने को मिलती है। एक जो कीचड़ में खेलना पसंद करती है, आपने देखा होगा भैंस, यदि जो लोग भी भैंस चराने जाते हैं या आपका कभी वहां से गुजरना हुआ हो तो आप लोगों ने देखा होगा भैंस को कीचड़ बहुत पसंद होती है। तो ये क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, दलदल में खेलना पसंद करती हैं, और दूसरी जो है वो साफ पानी में खेलना पसंद करती है, तो वो नदी वाली हो जाती है। दोनों के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया हूं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में भैंस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। भैंस पहली बार पूरे विश्व में जो है वो कहां देखी गई? क्या ये इंडिया में ही पहली बार देखी गई या कहीं विदेश वगैरह में कहीं देखने को मिलती? इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? भैंस की उत्पत्ति कौन से देश से हुई है? भैंस की उत्पत्ति जो है वो कौन से देश से हुई है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बफेलो का जो है वो ओरिजिन प्लेस कौन सा है, कहां है इसका ओरिजिन प्लेस? बफेलो की ओरिजिन कंट्री कौन सी है जी? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा, ठीक है, अफ्रीका एंड एशिया। अफ्रीका एंड एशिया, अफ्रीका और एशिया दोनों जो जगह हैं वो इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति स्थान इसका माना जाता है।
कौन कौन सा? अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और एशिया। ये महाद्वीप की बात कर दिया इसने, यहां पर क्या दे दिया है? महाद्वीप के बारे में दे दिया गया है, ठीक है। पर्टिकुलर कोई एक जगह का नाम नहीं दिया है इसने। तो अफ्रीका और एशिया दोनों जगह आप लोगों को इसकी उत्पत्ति स्थान के सबूत मिल जाते हैं, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो। कुछ लोग कहते हैं कि भैया बफेलो जो है वो इंडिया की उत्पत्ति है। यदि आपको इंडिया का नाम देखने को मिले तो भैया एशिया में ही इंडिया आता है। यदि आपसे कोई बात करेगा भैया इंडिया है क्या, बोले हाँ बिल्कुल इंडिया है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में ही आता है। कौन से कॉन्टिनेंटल में रहते हैं हम लोग, कौन से महाद्वीप में रहते हैं? तो बोले सर इंडिया वाले जो है वो एशिया ही महाद्वीप में रहते हैं। हमारा जो पैसिफिक रीजन है वो कौन सा है? बोले सर एशिया है। तो बोले जी बिल्कुल बनेगा। अब भैंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा आपका, पहला क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स कि आईसीआर सर्टिफाइड, आईसीआर सर्टिफाइड, ठीक है, भैंस कितनी है? हाउ मैनी बफेलोज आर सर्टिफाइड बाय आईसीआर। क्योंकि आईसीआर के द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है, तो आईसीआर सर्टिफाइड जो है टोटल बफेलो कितनी है जी? 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, कितनी है आईसीआर सर्टिफाइड बफेलो? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप लोग? जी, जैसे आईसीआर सर्टिफाइड कॉलेज होते हैं वैसे आईसीआर सर्टिफिकेट क्या होती हैं? बफेलो होती हैं। उनकी ही मान्यता के आधार पर क्या होता है? काम होता है जी। आईसीआर सर्टिफिकेट सर्टिफाइड बफेलो यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो कितनी है? एनीवन कोई बताना चाहता? और वही बफेलो पेपर में आपसे पूछी जाएंगी, वही बफेलो जो है वो आपसे पेपर में पूछी जाती है। चलिए दूसरा जरा एक बात और ध्यान से सुनिएगा। हाउ मेनी बफेलोज ब्रीड्स आर अवेलेबल इन इंडिया? भारत में कितने किस्म की या कितनी जातियों की भैंस पाई जाती है भारत के अंदर? क्वेश्चन जरा सुनिएगा। हाउ मैनी बफेलो, हाउ मैनी बफेलो ब्रीड्स आर अवेलेबल, आर अवेलेबल इन इंडिया? भारत में कुल कितनी भैंसों की, भैंसों की प्रजातियां हैं, प्रजातियां हैं जी। भैंसों की कुल कितनी प्रजातियां हैं? क्या 15 हैं? क्या 16 हैं? क्या 19 हैं? क्या 14 हैं? कितनी है टोटल? जी बताइए टोटल कितनी है? तो बोले सर टोटल जो है अभी फिलहाल वो हो गई स्टूडेंट 17। अभी कितनी है? 17 है। पुराने आंकड़ों में आपको 16 नजर आती है, तो हालांकि 17 हो चुकी है अभी। अभी टोटल कितनी हो चुकी है? बोल सर 17 जो है वो प्रमाणित क्या है? बफेलो हो चुकी है हमारी। 17 प्रजातियां जो है वो किसकी है? बोल सर वो हमारी भैंस की हो चुकी है। चलिए अब यदि मैं आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन रखूं कि भैया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है जहां पर भेड़ों के ऊपर रिसर्च किया जाता होगा? कल को यदि आप बड़े अधिकारी बनोगे और यदि आप लोग क्या करोगे, भेड़ों के ऊपर रिसर्च करोगे, ठीक है, यदि आप वेटनरी डॉक्टर बने डिप्लोमा लेके, ठीक है, तो डिग्री के लिए तो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, तब तो आप वेटनरी कोर्स करोगे। आप सिर्फ डिप्लोमा कर सकते हो एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। डिग्री करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? बायोलॉजी होना चाहिए। तो आप फिर क्या बनोगे? पशु डॉक्टर बन जाओगे, जानवरों के डॉक्टर बन जाओगे।
तो जानवर डॉक्टर बायो वाले बनते हैं, वो रिसर्च करते हैं। वो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। किसके ऊपर रिसर्च करेंगे वो लोग? बोल सर भैंसों के ऊपर। नई नई प्रजातियां खोजेंगे, नए नए दूध निकालने वाली किस्मों को देखेंगे। भारतीय, ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा भाई बताइए भारतीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय भैंस अनुसंधान, भारतीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां है? ठीक है, मतलब वेयर इज लोकेटेड, वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, रिसर्च ऑन बफेलोस। जी बताइएगा स्टूडेंट्स कहां पर है? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सारी चीजें, अरे वाह, गुड। चलिए, कहां पर होती? बोले हिसार में होती। क्या बात सही है? हिसार हरियाणा। कुछ लोगों का कहना है कि सर कहां पर होती है? बोले सर हिसार हरियाणा में होती। क्या ये बात सही है भाई? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो इज सिचुएटेड कहां? हिसार हरियाणा बोला जा रहा है, सही है क्या? चलिए करेक्ट आंसर है बोले, बिल्कुल 100% सही आंसर है भैया, 100% सही आंसर है। हिसार कहां है? वो सर हिसार, और हिसार कहां आता है? हिसार आता है आपका हरियाणा में। हिसार कहां आता है? हरियाणा में। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों से यहां से कोई भी क्वेश्चन यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हिसार जो है वो कहां पर आता है? सर हिसार आता है हमारा हरियाणा में। और ये बहुत सारे अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है? बोल सर हरियाणा में है। बोले जी, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में हो गया हमारा। बोले यस बिल्कुल सर ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? हालांकि डेट वगैरह पेपर में नहीं पूछी जाती हमसे, फिर भी लेकिन हमें पता होना चाहिए। 1 फरवरी, 1 फरवरी 1985, 1 फरवरी 1985 को इसकी खोज की गई थी, मतलब इसको स्थापित किया गया था वहां पर। 1 फरवरी 1985 को इसको क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना रखी गई थी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये भी एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। भैंस के बारे में स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आप लोगों से। देखो स्टूडेंट्स, गाय का मांस हमारे यहां बंद है, गाय का मांस जो है वो इंडिया में बैन है, क्योंकि गाय हमारी माता है। ठीक, विदेश में नहीं है माता, है ना, सिर्फ इंडिया में माता है। तो इसके मांस को क्या कहा जाता है? भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? भैंस के जो मांस खाने वाले लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइएगा, क्या कहा जाता है उसको? बफन के नाम से जाना जाता है। बहुत शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा, इसे बफन कहा जाता है। भैंस के मांस को क्या कहते हैं? वो सर भैंस के मांस को बफन के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। चलिए, अब ये भी एक आंसर हो गया आप लोगों का। अब स्टूडेंट्स, भैंस का हो चाहे गाय का हो चाहे किसी महिला का हो, कोई भी जानवर हो या इंसान हो, क्योंकि हमें इंसानों को भी किस कुल में रखा गया है और जानवरों को भी किस कुल में रखा गया है? हम सब कौन से कुल में आते हैं बताइए?
5 जगत हैं टोटल, बायोलॉजी में 5 जगत हैं, पादप जगत, ठीक है, जंतु जगत। हम किस में आते हैं? बोल सर हम लोग जंतु जगत में आते हैं, एनिमल किंगडम में रखा गया हम लोगों को। तो यदि आपको कोई जानवर बोले तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमको किस में रखा गया है? उन्हीं के कुल में रखा गया। इंसानों का कोई अलग से कुल नहीं बना है, इंसानों का जो कुल है, जानवरों का जो कुल है वो सेम है। हमें किस में रखा गया है? एनिमल किंगडम में रखा गया है। तो दूध, जो पहला दूध होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पहला दूध। पहला दूध जो होता है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट मिल्क जो होता है उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट मिल्क को क्या कहा जाता है जी? फर्स्ट मिल्क को क्या कहा जाता है जी? बताइएगा। अर्ली मिल्क कहते हैं। अर्ली मिल्क कैसे कह देंगे भाई? मैसेज कर रहे हैं, क्या कहते हैं? चलिए, कोलेस्ट्रम कहते हैं। ओहो, वेरी गुड। कोलेस्ट्रम कहते हैं। बोले क्या कहते हैं इसे हम लोग? कोलेस्ट्रम, ऐसा कुछ कहते हैं क्या? चलिए भाई देखते हैं। कोलेस्ट्रम कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। चलिए अच्छी बात है भाई। मां के पहले दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम नहीं मिला तो क्या मिलेगा आपको? सर कोलेस्ट्रम नहीं मिला तो हमें मिलेगा खीस, क्योंकि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? खीस, या कुछ लोग चीख वाला दूध भी कहते हैं। आपने देखा होगा किसी के घर में यदि गाय या भैंस बछड़े को जन्म देती है तो वो, ठीक है, 1 दिन 2 दिन का दूध नहीं खाते हैं, सिर्फ बछड़े को पिलाते हैं और बाकी जो है वो क्या करते हैं? पेड़ों में डाल देते हैं और फिर 3-4 दिन के बाद से दूध खाना चालू करते हैं। वो पहला दूध जो होता है वो क्या होता है? खीस कहलाता है या कोलेस्ट्रम कहलाता है हमारा। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, नब दुग्धम के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? नब दुग्ध कहते हैं। नब दुग्ध के नाम से भी जाना जाता है, नब दुग्ध या नया दूध भी कहते हो आप लोग। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, ये जो पहला दूध होता है इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि भैया माँ का दूध जो होता है ये क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रायोरिटी में पिलाना चाहिए। किसी भी नवजात बच्चे को या जानवर के बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें क्या होती है? प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। बोले जी सर, प्रोटीन कितना पाया जाता है इसमें? 7.7% के आसपास में पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है वो किस में पाया जाता है? खीस में पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन खीस में आपको देखने को मिलेगा। बोले यस सर, बिल्कुल। स्कूल जा क्या होगा हमें? बोल सर प्रोटीन हमें 7.7 देखने के लिए मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन यहां पर पेपर में हमसे ये पूछ लिया जाता है कि भैया जो भैंस होती है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स भैंस यदि है तो उसका क्या होगा? बच्चे का गर्भकाल भी होगा, मतलब गर्भधारण अवधि जिसे कहा जाता है। गर्भधारण अवधि, जैसे जो माताएं होती हैं वो बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, तो वैसे ही भैंस भी जो है वो बच्चों को गर्भ में रखेगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है गैस्टेशन पीरियड। इसे क्या कहते हैं? गैस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। कितना होता है, कितने दिन तक माँ जो है वो बच्चों को गर्भ में धारण करके रखती है? तो सर 310 दिन। 310 दिन। 310 दिन। कुछ लोग 283 बोल रहे हैं भाई। 283। 283 कौन रखता है? गाय की भैंस? 283 दिन यदि आप जो बोल रहे हो तो ये गाय के लिए है या भैंस के लिए है? तो बोले सर 283 वाला जो आंकड़ा आप जो बता रहे हो ये किसके लिए सुटेबल होगा? गाय के लिए होगा, भैंस के लिए नहीं भैया। भैंस के लिए 310 डेज होता है, ठीक है। गाय का भैंस और भैंस का गाय में मत मिला दीजिएगा आप लोग। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो आप लोगों से पेपर में जरूर पूछा जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे स्टूडेंट्स गर्भनाल की। गर्भनाल, आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब भी कोई गाय या भैंस बछड़े को जन्म देती है तो उसकी क्या होती है? नाल लटकती आपको नजर आती है, ठीक है। आती है नाल लटकती हुई? बोलिए सर, उसकी नाल लटकती है।
तो वो जो नाल है वो तुरंत नहीं गिरती, बच्चा जन्म हो जाता है, उसके बाद में देख रेख करना पड़ता है, क्योंकि उसको जो कोई भी जानवर है, कुत्ता वगैरह है, वो उसको क्या कर लेता है, खा लेता है। तो उस नाल की हमें क्या करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है कि वो गिरे, ऑटोमेटिक गिरे, खराब खून उसके साथ निकलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो उसकी गर्भनाल होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्भनाल को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। वो प्लेसेंटा कितनी देर बाद गिरता है, प्लेसेंटा कितनी देर बाद गिरता है। और ये गर्भनाल जो है वो महिलाओं में भी होती है। जब महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, नॉर्मल डिलीवरी जब होती है, तो डॉक्टर जो होती है वो प्लेसेंटा को साफ करता है, क्योंकि प्लेसेंटा का एक भी कतरा उसमें अंदर नहीं रहना चाहिए। तो आपने देखा होगा कई बार जो होता है स्टूडेंट्स, जैसे जानवर जो होते हैं, बछड़े को जन्म देने के बाद भी, जैसे मान चलो आज उन्होंने किसी बछड़े को जन्म दिया, इसके लगभग आपने देखा होगा 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन तक थोड़ा 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 क्या होता है उनके, ठीक है, यूरिन मार्ग से क्या होता है, ब्लड निकलते जाता है, हल्का हल्का से एक लाल तरल पदार्थ निकलता है। देखा है आप सभी लोगों ने? बोले यस सर, बिल्कुल देखा हुआ है। तो ये जो गर्भनाल है ये तो तुरंत गिर जाती है, लगभग 8 घंटे के अंदर में गिर जाती है। कुछ लोगों की 3 घंटे में गिर जाती है, कुछ लोगों की 5 घंटे में गिरती, कुछ लोगों की 10 घंटे में गिरती है। एवरेज जो है वो 8 घंटे के अंदर में क्या हो जाती है, उनकी गर्भनाल जो है वो गिर जाती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जैसे हम जानवरों की बात करें या इंसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो स्टूडेंट्स आपने एक कॉमन चीज देखा होगा कि जब ये गर्भनाल गिर जाती है उसके बाद में भी जानवरों को, ठीक है, 10 दिन या 15 दिन तक क्या होता है, हल्का हल्का ब्लड जाता है। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। बोले यस सर, वैसे ही जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तुरंत समान, क्योंकि प्लेसेंटा का जो है वो एक एक कतरा जो होता है ब्लड का वो निकलना जरूरी है। ठीक है, उनकी ओवरी जो है, जहां पर उनके अंडाशय बन रहे हैं, वो सब क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। वैसे ही महिलाओं में होता है, तो हम लोग उसका नाम सूदक दे देते हैं। आपने सुना होगा भी ये सूदक लगा हुआ है, तो महिलाओं को क्या करते हैं, घर में प्रवेश नहीं देने देते। ठीक है, बच्चे होने के बाद में एक अलग से कमरे में रखते हैं कुछ दिन तक। आपने देखा होगा नॉर्मली किसी के भी यहाँ जब बच्चा होता है तो उनको घर के अंदर नहीं जाने देते, घर के किसी एक कमरे में रखते हैं, क्योंकि ब्लडिंग ज्यादा होती है उस समय महिलाओं को या जानवरों को जो है वो ब्लडिंग होती है। तो दूसरे जानवरों से, जानवरों की बात करें तो दूसरे जानवरों से अलग रखते हैं, महिलाओं की बात करें तो उसको क्या करते हैं, अलग से एक कमरे में रखते हैं, सेफ्टी देते हैं। बोले यस सर, ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम जो है ना, हम भी उन्हीं के कुल के हैं। हम इंसान या जानवर, हम एक ही कुल के हैं, तो हमारे जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वही सेम चेंजेस हमें जानवरों में भी नजर आते हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स इनका जो गर्भाशय होता है, इनका जो गर्भाशय होता है किसका, सर भैंस का जो गर्भाशय होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, यूटेरस के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूटेरस कहते हैं या गर्भाशय कहते हैं। इनका गर्भाशय कैसा होता है, इनका गर्भाशय यदि भैंस का गर्भाशय यदि आपने देखा होगा 3D डायग्राम में आपको दिखाया जाता है, जब भी प्रैक्टिकल वगैरह स्कूल में होते तो आपको 3D डायग्राम में दिखाते हैं, या तो फिर आपको कभी कोई गौशाला वगैरह ले जाकर प्रैक्टिकल समझाया जाता है भैंसों के ऊपर या गायों के ऊपर। लेगा होंगे आपको स्कूल से ट्रिप वगैरह में, या नहीं लेगा होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। तो सेंस ये कैसा होता है आपका, ओवल के आकार का होता है। कैसा होता है ये आपका, तो बोल सर ये होता है हमारा अंडाकार। कैसा होता है ये, तो सर ये हमारा अंडाकार होता है। इनका जो गर्भाशय होता है वो अंडाकार होता है। याद रखिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। और वहीं पर यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, ये पूछ लिया जाए, चाहे वो गाय के लिए हो चाहे वो तो भैंस के लिए हो, कि यदि स्टूडेंट्स कोई गर्भवती गाय है, यदि कोई गर्भवती गाय है या भैंस है, ठीक है, तो गर्भवती भैंस को खड़े रखने के लिए कितनी जगह चाहिए। गर्भवती गाय या भैंस कोई है तो उसको खड़े रखने के लिए आपको कितना स्थान देना पड़ेगा भाई, बताइए। यदि एक साधारण गाय है तो कितना स्पेस दोगे गाय भैंस के लिए। तो गर्भवती भैंस के लिए जो प्लेस होगा आप लोगों का, ठीक है, जो आप उसको क्या दोगे, स्थान दोगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या, प्रेग्नेंट जो आपकी बफेलो होगी उसके लिए जो स्थान दिया जाता है स्टूडेंट्स, वो दिया जाता है आपको क्लोज्ड में, क्लोज्ड एरिया में, मतलब बंद एरिया में। जैसे आपका क्या है, तो सर हमारी क्या है, गौशाला है, ठीक है, हम लोग भैंस पालते हैं, तो भैंस आप जहां पालते हो तो वो
यदि क्लोज शेड होगा, बंद शेड में यदि आप पालते हो तो आपको 10 मीटर स्क्वायर का देना पड़ेगा। 10 मीटर स्क्वायर का क्या देना पड़ेगा? स्पेस देना पड़ेगा। अब 10 मीटर स्क्वायर को यदि आप फिट में चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोग यदि उसको क्या लिखना चाहते हैं, सर फिट में बता दीजिए सर कितना होगा, तो 10 मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर लो आप लोग? फिट में चेंज कर लो। करो जरा, क्या होगा फिट में यदि चेंज करोगे तो कितना फिट होता है 10 मीटर स्क्वायर में? सर 10 मीटर स्क्वायर में होता है हमारा कितना फिट? 5 फीट, 10 फीट, कितना फिट होता है? 32 फीट होता है। कितना होता है? 32 फीट। टोटल जो एरिया कवर करना होगा वो कितना होगा? 32 फीट का होगा। तो आपको इतनी जगह क्या देना चाहिए? बंद में देना चाहिए। यदि आप बंद जगह में जानवरों को बांध रहे हो तो ये इतनी जगह कम से कम उसके लिए छोड़ना है आप लोगों को। और यदि आप खुले स्थान में बांध रहे हो तो, खुले में यदि बांध रहे हो तो, ओपन साइड में यदि बांध रहे हो तो क्या होगा? ओपन एरिया में यदि आप उसको बांध रहे हो तो क्या कितना देना पड़ेगा? सर कम रख सकते हो, क्योंकि ओपन में जानवर जो है वो इधर उधर घूमता है। तो 7 मीटर स्क्वायर का आपको देना पड़ेगा। अब ये 7 मीटर स्क्वायर का क्या होगा भाई बताओ? 7 मीटर यदि स्क्वायर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, इसको फिट में बताओ तो कितना होगा? सर लगभग लगभग बोले 23 फीट। लगभग लगभग कितना? सर 23 फीट होता है। मतलब मीटर बड़ा होता है। मीटर क्या होता है? बड़ा होता है। फीट जो होता है वो छोटा होता है। बोले यस सर, क्यों? क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। 1 मीटर बराबर कितने फीट होते हैं बताओ? 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 1 मीटर बराबर कितने फीट? 3.3। हाँ करेक्ट है, 3.3 या 3.28। 3.3 या 3.28 के आसपास में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 1 मीटर में फीट होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो। अब इसके बाद में इनकी क्या पूछी जाती है स्टूडेंट्स? हार्ट बीट। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आप लोगों का हाथ पकड़ के देखता है, ठीक है, और ऐसे क्या करता है? आपकी पल्स चेक करता है, नाड़ी चेक करता है क्या डॉक्टर? हालांकि आजकल के डॉक्टर जो हैं नाड़ी 1 मिनट तक चेक करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर कभी 1 मिनट तक चेक ही नहीं करते और पैसे उसी बात के लेते हैं। डॉक्टर के पास आप जाओ तो डॉक्टर क्या करता है? फीस किस बात की लेता है डॉक्टर बताओ? प्रिस्क्रिप्शन लिखने की, दवाई लिखने की। बोले यस सर, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, आपको दवाइयां लिख कर देगा, लेकिन क्या करता है? सबसे पहले आपका हालचाल जानना है। तो पहले के जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हुआ करते थे, या पहले के जो वैद्य जी, पहले समय में, पुराने समय में क्या चलता था? वैद्य जी चलते थे। तो जो भी वैद्य होते थे वो क्या करते थे? आपका हाथ पकड़ते थे, 1 मिनट तक घड़ी लगाकर देखते थे और फील करते थे कि आपकी नाड़ी सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो नाड़ी की चाल से बता देते थे कि आपको कौन सी बीमारी है अंदर, शरीर के अंदर। तो आजकल के डॉक्टर ने तो नाड़ी पढ़ा ही नहीं है, तो वो चेक ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो नाड़ी गति हमसे पेपर में पूछी जाती है, जिसको पल्स रेट कहते हैं या पल्स स्पीड कहते हैं। जैसे मानव शरीर जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। धड़कता ना हमारा हार्ट? हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? वो सर 72 टाइम्स। कितने बार? 72 टाइम्स। तो वैसे ही भैंस की जो पल्स स्पीड है वो कितनी होती है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया भैंस की पल्स स्पीड बता दो, कितनी होती है बफेलो पल्स स्पीड? जी, पल्स स्पीड ऑफ बफेलो, जी बताइएगा। 48 के आसपास होती है जी। और कोई? 50। ओके जी हाँ स्टूडेंट्स, अलग अलग में अलग अलग देखने को मिलेगी आपको, अलग अलग वैरायटी में। 40 to 60 पर मिनट। 40 to 60 पर मिनट, मतलब 40 से 60 के बीच में आपकी क्या होती है? इनकी जानवरों की क्या होती है? भैंस की नाड़ी की गति होती है। जो एडल्ट बफेलो होती है उनकी यहां पर चर्चा की जा रही है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बोले बन जाएगा हमसे। तो एवरेज जो है आपको ऑप्शन में जो मिला था वो ये मिला था, एक बार ऑप्शन में ये मिला था 55 बार प्रति मिनट, ये आपको ऑप्शन में मिला था। पेपर में आपको ऐसे ऑप्शन पल्स गति में आपको मिला था, ठीक है, 38, ठीक है, टाइम, ठीक है, पर मिनट। दूसरा 40 वाला तो आ ही नहीं सकता इसमें। 55 टाइम्स
पर मिनट एक था, 62 टाइम्स पर मिनट, और एक था आपका 25 टाइम्स पर मिनट। इस तरीके से आपको पेपर में ऑप्शन मिले थे। तो आपने पढ़ा है कि भैया 40 से 60 के बीच में होगा, तो 40 से 60 के बीच में कौन सा सही आंसर नजर आ रहा है आपको? 40 से 60 के बीच में क्या आता है? वो सर 55 आता, तो इसलिए आपने 55। तो एक बार आपको ये क्वेश्चन मिल चुका है, पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा। यदि हमसे क्या पूछा जाएगा, भैंस के बारे में यदि पूछा जाएगा तो ये सारी जानकारी बन जाएगी आप लोगों से। बोले यस बिल्कुल। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर में भैंस के बारे में पूछी जाती है। अब स्टूडेंट्स बफेलो को जहां रखते हैं, बफेलो को जहां रखते हैं उसे क्या क्या कहा जाता है? जी, बफेलो हाउस को क्या कहते हैं? बताइएगा। बफेलो हाउस को क्या कहते हैं? नॉर्मली हर किसी को पता है, सार कहते हैं। सार का मतलब क्या होता है भाई? सार कैसे कह देंगे? जी, तबेला कहेंगे। हाँ तबेला कह सकते हो, तबेला कह सकते हो। चलिए, हाँ तबेला कह सकते हैं बिल्कुल। और स्टेबल कहते हैं, हाँ बिल्कुल स्टेबल कहते हैं। चलिए, इनका जो क्या होता है, घर होता है, मतलब भैंस के घर को क्या कहते हैं? भैंस के घर को, ठीक है, बफेलो हाउस को क्या कहते हैं? बफेलो हाउस को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बफेलो हाउस को हम लोग बोलते हैं खलियान। खलियान शब्द भी जो है वो यहीं पर आया है, या इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं? स्टेबल भी कहते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्टेबल। बोलिए सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने। चलिए, अब एक नाम ये भी बताइएगा, भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? भैंस के बच्चे को, भैंस का बच्चा हुआ है जिसे हम लोग बोल सकते हैं भैया चाइल्ड, हम लोग चाइल्ड बोलेंगे। भैंस के बच्चे को क्या कहा जाता है? चाहे वो भैंस का बच्चा हो चाहे वो गाय का बच्चा हो, दोनों को क्या कहा जाता है? सर उसको बछड़ा ही कहा जाता है, जिसे हम लोग काफ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लोग काफ कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं हम लोग? बछड़ा के नाम से जानते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बेसिक जो है वो पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब एक क्वेश्चन, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कितने सालों की होती है? लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल इनका कितने सालों का होता है? जीवन काल, जीवन काल। एक भैंस जो है वो लगभग कितने सालों तक जिंदा रहती है? जैसे गाय जो है वो 15 से 18 साल, आप लोग पढ़ते हो कि भैया 18 साल के आसपास तक जिंदा रहती है एक गाय। तो भैंस का लाइफ साइकिल क्या होगा? जी, इनके लाइफ साइकिल यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया कितने सालों तक ये लाइफ स्पेन कर सकती है, कितने दिन तक जिंदा रह सकती है भैंस, जी बताइएगा। 12 से 15? नहीं, 12 से 15 हो ही नहीं सकता। 20 से 25 जिंदा रह ही नहीं सकती, 20 से 25 तक जिंदा नहीं रह सकती। 15? ओके, चलो 15 ठीक है। 15 18, हाँ बिल्कुल, 15 से 18 तक, 15 18 मान सकते हैं आप लोग इसको। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, 15 18 तक इनका क्या हो जाएगा, लाइफ साइकिल रहता है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ये सारी जानकारी हो गई है। भैंस का दूध जो होता है स्टूडेंट्स, इसका रंग कैसा होता है? भैंस के दूध का जो है वो कलर जो होता है वो कलर कैसा होता है? भैंस के दूध का रंग कैसा होता है?
जी बताइएगा, भैंस के दूध का जो कलर है वो कैसा होता है? सर भैंस का दूध का जो कलर होता है वो होता है सफेद, गाय का पीला होता है। पीला कलर होता है उसका कैरोटीन के कारण से। कैरोटीन के कारण से होता है क्या पीला कलर? गाय का जो होता है वो पीला कलर होता है भैया, गाय के दूध का जो कलर होता है वो पीला रंग होता है। पीला रंग किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण से होता है क्या? बोलिए यस सर, किसके कारण से होता है? गाय के दूध का पीला कलर जो होता है वो कैरोटीन के कारण से होता है। बोलिए यस सर, कैरोटीन के कारण से गाय के दूध का पीला कलर होता है। बोले जी बिल्कुल। तो भैंस का दूध सफेद होता है, व्हाइट कलर का होता है, तो ये व्हाइट कलर किस कारण से होता है बताइएगा? भैंस का दूध जो व्हाइट होता है वो किस कारण से होता है? आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो कैसीन के कारण से होता है। अरे वाह, वेरी गुड। किस कारण से होता है? कैसीन के कारण से होता है। बोले चलिए, कैसीन जो है वो भैंस के दूध को सफेद बनाए रखता है। तो यदि आपके यहां पर कोई दूध लेकर आ रहा है भैंस का, तो याद रखिएगा क्या होगा? सफेद होगा वो। बोले ये भी बन गया हमसे पेपर में। और क्या पूछा जाएगा आप लोगों से? तो अब आ जाती स्टूडेंट्स हमारी भैंस की वैरायटी। भैंस की वैरायटियां अब यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो पहले नंबर पर है स्टूडेंट्स हमारी, ठीक है, मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस नाम जरूर सुना हुआ होगा आप लोगों ने। बोले यस सर, बिल्कुल सुना है मुर्रा भैंस के बारे में। मुर्रा भैंस जो स्टूडेंट्स कहाँ की है? सभी ने इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा, मुर्रा के बारे में। जी बताइएगा। सबसे फेमस भैंस मानी जाती है और सबसे ज्यादा इसको क्या किया जाता है? पाला जाता है। तो मैसेज करके बताइए मुर्रा भैंस जो है वो कहाँ की है? जी, मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थान कहां देखने को मिलेगा आपको? मैसेज करिए। यूपी की है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन बनेगा आपका इसका उत्पत्ति स्थान का, ऑरिजिन प्लेस का। ऑरिजिन प्लेस, जी, उत्पत्ति स्थान कहां पर है भैया? तो सर इस नस्ल को कहां देखा जाता है? हरियाणा में। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया। मुर्रा भैंस का जो उत्पत्ति स्थान देखा जाता है वो कहां देखा जाता है? हरियाणा में। इसको पहली बार कहां देखा गया? हरियाणा में देखा गया। करेक्ट आंसर है हरियाणा में। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है। सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी भैंस है? सबसे ज्यादा दूध यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भैया, हाईएस्ट, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन किसका है? जी, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग बफेलो कौन सी है? सबसे ज्यादा, ठीक है, दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा भैंस जो है वो सबसे ज्यादा दूध देती है। मुर्रा भैंस जो है वो क्या करती है? सबसे ज्यादा दूध देती है। तो पेपर में क्वेश्चन बनता है हमारा, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग बफेलो, सबसे ज्यादा दूध देने वाली, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल इसी को माना जाता है। तो बोले जी बिल्कुल सर भाई, पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाएगा तो आसानी से क्या होगा, हमसे यहां से बोलना क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इन सारे क्वेश्चनों को। अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे और चर्चा करेंगे जो लगातार पेपर में आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब मुर्रा भैंस की जानकारी तो आपको लग गई भी है, सबसे ज्यादा क्या करती है? दूध देती है। तो सेंस मुर्रा भैंस जो है, ठीक है, इसे और किसी नाम से जाना जाता है क्या? मुर्रा भैंस के कोई निकनेम वगैरह है क्या? यदि आपसे कोई निकनेम यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि मुर्रा भैंस का निकनेम क्या है, मैसेज कीजिए जरा क्या होगा? मुर्रा बफेलों के यदि आप लोगों से अदर नेम पूछ लिया जाए कि भैया इनके क्या बताइए,
अदर नेम बताइए, क्या कहते हैं इसे? जी, दिल्ली वेनस के नाम से जानते हैं। और कोई? मुर्रा को दिहाली, दिहाली के नाम से जानते हैं। ओके। कुंडी के नाम से जानते हैं। अरे वाह। कुंडी नहीं कहते भैया इसको, है ना। कुंडी जो है वो बन्नी बफेलो को कहते हैं, कुंडी या कच्ची। ये नहीं होगा, जो आप लोग बता रहे हो वो नहीं होगा। जी, मुर्रा के अदर नेम बताइए। तो स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है गौरव। क्या कहा जाता है? अदर नेम की हम बात कर रहे हैं। मुर्रा भैंस के अन्य नाम, अन्य नाम। पहला नाम स्टूडेंट्स आप लोगों को मिल जाता है गौरव। इसे कुछ लोग क्या कहते हैं? गौरव के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यदि इसको पालते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, दूध बेच बेच के रईस बन चुके हैं। मुर्रा भैंस जो है वो ब्लैक गोल्ड के नाम से फेमस है। इसका दूध जो है मार्केट में 70 रुपए 80 रुपए लीटर बिक जाता है, कहीं कहीं तो 150 रुपए लीटर भी दूध है। तो काला सोना के नाम से ये फेमस है। इसको क्या बोलते हैं? दिल्ली भैंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हिसार जो है वो दिल्ली के पास पास में लगा हुआ है, तो दिल्ली में भी जो भैंस पाली जाती है वही मुर्रा ही है, लेकिन उसको दिल्ली भैंस कहते हैं कुछ लोग। क्या कहते हैं? दिल्ली बफेलो के नाम से भी जानते हैं इसे, दिल्ली बफेलो के नाम से जानते हैं। तो ये तीन नाम है इसका, गौरव, दूसरा काला सोना, तीसरा है इसका दिल्ली बफेलो। ये तीन नाम से ये क्या है, फेमस, बहुत ज्यादा फेमस होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बनेगा, बोले पेपर में भी पूछा जाएगा। तो अब मैं आपसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा हूं, ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन जो पेपर में हमसे कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, गाय व भैंस, गाय व भैंस की नाड़ी की गति, नाड़ी की गति निम्न में से, निम्न में से कौन सी धमनी, कौन सी धमनी द्वारा ज्ञात करते हैं, द्वारा ज्ञात करते हैं। जी, जो नाड़ी गति का परीक्षण होता है वो कौन सी धमनी के द्वारा किया जाता है? आपसे पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जी, बताइएगा। जी, क्या होगा? विच आर्चरी यूज्ड बाय, यूज्ड बाय, या ठीक है, विच आर्चरी यूज्ड बाय दी पल्स स्पीड, या विच आर्चरी मेजर बाय, ऐसा भी लिख सकते हैं, मेजर बाय दी पल्स स्पीड। जी, इन, इन काउ एंड बफेलो, काउ एंड, बताइए कौन सी नाड़ी है वो जिसके द्वारा अध्ययन के, कौन सी धमनी है वो? धमनी का नाम क्या है? बहुत शानदार नाम दिया गया जी, वेरी गुड। वो धमनी का नाम क्या है? उसका नाम स्टूडेंट्स हमारा कॉक्सियल, कॉक्सियल धमनी है बच्चों। को कॉक्सियल धमनी होती है गाय और भैंस में, जिनसे उनकी क्या करते हैं, नाड़ी का पता लगाया जाता है। तो नाम क्या हो जाएगा उसका? सर उसका नाम हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो सर उसका नाम हो जाएगा कॉक्सियल। तो बोले यस सर, सुना हुआ हमने नाम। चलिए, याद रखिएगा, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो नाम क्या है इसका? तो नाम है कॉक्सियल। सुना होगा नाम आप लोगों ने, सुना है कॉक्सियल? नहीं सुना? चलिए,
तो सुना है? अरे वाह, वेरी गुड। सबने पढ़ा है बोले कॉक्सियल के बारे में? चलिए, सुना है, चलिए अच्छी बात है भैया। यदि कॉक्सियल यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाता है तो आपसे बनना चाहिए भाई, सारी चीजें बनना चाहिए, क्योंकि कई बार ये चर्चा का विषय बन चुका है। पढ़ा है बोले, है ना, कॉक्सियल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। चलिए ठीक है, बन जाएगा बोले हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन इसमें पेपर में पूछा जाता है कि जो गाय है भैंस है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी का टेम्परेचर, तापमान कितना होता है इनकी बॉडी का? पता कैसे करोगे कि जानवर स्वस्थ है या जानवर बीमार है? जानवर स्वस्थ है या जानवर बीमार है, कैसे पता करोगे आप लोग? जी, बफेलो के बॉडी का टेम्परेचर पेपर में हमसे पूछा जा चुका है। बताइएगा भैया, बफेलो की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर नहीं मालूम है आप लोगों को तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल, ठीक है, डेयरी चालक नहीं बन सकते। क्योंकि जानवर यदि बीमार हुआ तो पता कैसे करोगे कि जानवर बीमार है? तो स्टूडेंट्स, इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 38.5 डिग्री सेल्सियस इनके बॉडी का क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स डॉक्टर तो थर्मामीटर जो मापता है वो सेल्सियस में थोड़ी होता है, वो तो फ़ारेनहाइट में होता है। वो किस में होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। तो फ़ारेनहाइट में कितना जाएगा ये? क्योंकि डॉक्टर के क्या पास आप यदि जाते हो तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है इंसानों का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बताता है 101 104 बुखार हो गई। तो वो फ़ारेनहाइट में बताता है। टेम्परेचर जो मापता है वो फ़ारेनहाइट में मापते हैं, तो इसका फ़ारेनहाइट में कितना होगा? इसका नॉर्मल होगा 101.3 फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में है, ये सेल्सियस में। इंसानों का कितना होता है? बोल सर इंसानों का होता है 37। इंसानों का कितना होता है यहां पर? सर 37 होता है। तो बोले जी सर इंसानों का 37 होता है। और यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया सेल्सियस में हमारा कितना होता है, सेल्सियस में हमारा कितना होता है फ़ारेनहाइट में यदि पूछेंगे तो हमारा होता है 98 के आसपास में। हमारा कितना होता है? बोल सर 98 फ़ारेनहाइट होता है। ये इंसानों का हो गया। ये किसका है? ये इंसानों के लिए। ये सेल्सियस में है, ये भैंस का है सेल्सियस में, ये भैंस का फ़ारेनहाइट में, और ये इंसानों का फ़ारेनहाइट में है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्या हो जाएगा, यहां से सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में एक चीज आपसे और पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। एक जीवन काल में, भैंसों का जो जीवन काल है, उस जीवन काल में स्टूडेंट्स ये कितने बच्चे दे सकते हैं? जी, बताइएगा, एक जीवन काल में कितने बच्चे दे सकते हैं? जी, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बफेलो जो है वो कितने बच्चे दे सकती है? जी बताइएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हाउ मैनी काफ, ठीक है, कैन बफेलो हैव इन लाइफ टाइम? कितने बच्चे दे सकती है? 10 12? बस 6? बस 6 बस देती? 5?
अरे भैया 3 साल की उम्र के बाद से 3 साल की उम्र हो जाती है उनकी, 3 साल की उम्र या 3.5 साल की उम्र से क्या करती हैं वो लोग, बच्चे देना चालू कर देती हैं। तो पहला बच्चा कब हो जाएगा, 4 साल में हो जाएगा। ठीक है, उम्र कितनी जा रही है उनकी, बोल सर लगभग 15 से 18 साल जा रही है। 15 से 18 साल जाए, कितने बच्चे दे सकती है कम से कम इसके बीच में, और कुछ कुछ जो है वो 18 साल तक भी जा रही है ना, तो बच्चे लगभग कितने होंगे सर, 12 से लेकर 14 बच्चे। 12 से लेकर 14 बच्चे जो हैं वो क्या हो सकती हैं, ये आसानी से दे सकते हैं। 12 से 14 बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे इनके बफेलों के, याद रखिएगा जी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप लोगों के स्टूडेंट्स बफेलों पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब गाय के दूध में बसा कितना परसेंट पाया जाता है, गाय के दूध में बसा, फैट बता दो, क्योंकि गाय का दूध में बसा सबसे ज्यादा पाया जाता है, फैट सबसे ज्यादा पाया जाता है। बफेलो के मिल्क में फैट कितना परसेंट पाया जाता है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए जी, बफेलो के मिल्क में जो है वो फैट का परसेंटेज आपको कितना देखने को मिलता है, एवरेज 5% कि ज्यादा, 5% तो भैंस गाय के में पाया जाता है, लगभग 4.5 के बीच में गाय के में पाया जाता है। भैंस का दूध तो गाढ़ा होता है। बहुत बढ़िया, 6.8 बिल्कुल बन सकता है। 6.8 आपका लगभग इसे 7% के आसपास रख सकते हैं आप। 7% के आसपास में क्या होता है, इसमें फैट का परसेंटेज पाया जाता है। और यही जो है वो मुर्रा गाय में भी, आप मुर्रा भैंस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। मुर्रा भैंस भी जो है उसका बसा लगभग 7% के आसपास में होता है। बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है, बोले बनेगा हमसे। अब इतने जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे, इन सभी क्वेश्चनों के साथ है ना आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।